नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर के टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा टला। इस वक्त की बड़ी खबर, गैस टैंकर लीकेज होने से यात्रियों में खलबली मची, अफरा तफरी हो गई। टोल प्लाजा पर होता रहा गैस का रिसाव और टोल प्लाजा प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। फास्ट टैग को मैनुअली रीड कराने के बाद ही टैंकर को पास किया। महज एक चिंगारी से हो सकता था बड़ा हादसा, भीषण विस्फोट हो सकता था और सीसीटीवी कैमरे में हुआ गैस लीकेज का वीडियो। तो ये वीडियो कैद हो गया सीसीटीवी कैमरे में। इस तरह की इमरजेंसी में तत्काल बैरियर खोलकर टैंकर को करना चाहिए था रवाना, लेकिन बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। टोल प्रबंधन की लापरवाही पर कोई भी जिम्मेदार कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद टोल प्रबंधन की करतूत का यह खुलासा हुआ। कानपुर देहात कोतवाली के 12 जोड़ टोल प्लाजा की घटना। तो टोल प्रबंधन से उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिससे यह खुलासा हुआ। तो टोल प्लाजा पर गैस का रिसाव होता रहा, लेकिन उसे पास नहीं किया गया। एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। तो कानपुर के टोल प्लाजा की घटना। विकास दीवान विकास हमारे सहयोगी फोन लाइन से हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। इतनी बड़ी लापरवाही, लेकिन किसी ने भी इस मामले का संज्ञान नहीं लिया। कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। कब और कैसे हुई यह घटना, विस्तार से बताएं। देखिए, साफ तौर से तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं कि ये जो हादसा था ये इतना बड़ा था और होने से टल गया है एक बड़ा हादसा। लेकिन इसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कानपुर देहात में बने हुए इस टोल प्लाजा में सैकड़ों गाड़ियां निकलती हैं और सैकड़ों गाड़ियां एक दूसरे के पीछे खड़ी रहती हैं। ये एलपीजी का टैंकर था जो कि इस टोल प्लाजा से होते हुए कानपुर की ओर जा रहा था और अचानक से इसमें रिसाव होने लगा गैस का, जिससे कि पूरे टोल प्लाजा पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने अपनी जान बचाकर गाड़ियां छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। और अगर हम सबसे बड़ी बात करें कि टोल प्लाजा की जो लापरवाही सामने नजर आ रही है, वो आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से टोल प्लाजा का जो बैरियर है उसको हटाने और खोलने में इतना वक्त लगा दिया टोल प्लाजा प्रबंधन ने कि इसको एक जो हादसा है वो इतना बड़ा हो सकता था। अगर एक चिंगारी लग जाती तो शायद ये टोल प्लाजा कानपुर देहात के नक्शे से बिल्कुल गायब हो जाता। जी तो तस्वीरें वाकई हैरान कर देने वाली हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी, कोई भी जिम्मेदार अफसर इस पर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी के जरिए उसका खुलासा हुआ। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के दौरान सीएम योगी का एक अलग ही अवतार देखने को मिला। मुख्यमंत्री छोटे बच्चों को दुलार करते नजर आए। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सिद्धार्थनगर की है, जहां सीएम योगी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करते दिखे। इस बीच वो एक बच्चे को गोद में लेकर उसे दुलार करने लगे। इस दौरान उन्होंने बच्चे को खिलाया। वहीं दूसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां सीएम योगी बाढ़ पीड़ितों का दुख दर्द बांटने आए थे और इसी दौरान वो एक बच्चे का हाथ थामकर दौरा करते हुए नजर आए। तो चार और तस्वीरें इससे पहले की आप देख रहे हैं। इससे पहले ये तस्वीरें जब बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, उस दौरे की ये चार अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, जहां स्टीमर पर सवार होकर खुद एक्शन में नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हालातों का जायजा लिया। बच्चों के साथ सीएम योगी ने मुलाकात की, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, राहत सामग्री बांटी और हवाई सर्वेक्षण भी किया। तो बाढ़ के हालात की समीक्षा की, हवाई सर्वेक्षण किया, खुद स्टीमर में सवार होकर हालात का जायजा लिया। छोटे बच्चों से भी प्रेम से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। तो सीएम योगी गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यहां उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। सीएम चौरी चौरा से लेकर सहजनवा तक बाढ़ क्षेत्रों में गए और इस दौरान उन्होंने
बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण भी किया, राहत कैंप का शुभारंभ किया। साथ ही सीएम योगी बाढ़ पीड़ितों का दुख दर्द बांटते हुए बच्चों के साथ कदम ताल करते भी नजर आए। आपको अलग अलग 4 तस्वीरें दिखाते हैं। 1,500 से 2,000 लोगों को राहत सामग्री दी गई, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मसाले, गैस लाई, बरसाती लाई, भुजा, ये सभी उसके साथ उपलब्ध, चना भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उस पीड़ित परिवार को तत्काल 95,000 रुपये मकान क्षतिग्रस्त होने के लिए उपलब्ध करवाए जाए। कच्चा मकान है तो उसकी अलग राशि है। नदी की धारा में अगर मकान आ गया है तो उस व्यक्ति को तत्काल मुख्यमंत्री आवास योजना से एक आवास उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की गई है। जनहानि पर किसी की दुखद मौत होती है तो आपदा राहत मद से 4 लाख रुपए की राशि उस पीड़ित परिवार को तत्काल उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। किसी किसान की आपदा की चपेट में दुखद मृत्यु होती है, किसान हो, किसान के परिवार का सदस्य हो या बटाईदार हो, उन सभी को भी 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना। इधर अंबेडकर नगर में सरयू नदी ने अब अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। टांडा तहसील क्षेत्र में 8 गांव और आलापुर में 2 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। प्रशासनिक मदद की आस लगाए बैठे ग्रामीण नदी के बढ़ते जलस्तर को देखकर दहशत में हैं। तटीय इलाकों में नदी का पानी पहुंचने से कई गांव का संपर्क भी टूट गया है। लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। टांडा तहसील क्षेत्र के असमानपुर मांझा, सुंदर का पूरा, चौहान का पूरा, ऐसे तमाम आधा दर्जन से ज्यादा गांव जहां नदी का पानी पहुंच गया है। नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण मांझा क्षेत्र में कई स्थानों पर कटान की स्थिति बनी हुई। वहीं झांसी के आसपास हुई भारी बारिश की वजह से कस्बा रक्सा से निकले नेशनल हाईवे पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि वहां तालाब की तरह नजर आने लगा। झांसी से ये रोड मध्य प्रदेश के शिवपुरी, गुना, उज्जैन, इंदौर को जोड़ता है और झांसी शहर से महज 12 किलोमीटर दूरी पर हाईवे पर पानी भरा। तो यूपी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। तो 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कल से प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करेंगे तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रयागराज में रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मोर्चा संभालेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल राजधानी लखनऊ में कल आयोजित किए जा रहे सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए भाजपा संवाद कर केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा जनता के लिए किए गए कामों, जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और लोक कल्याणकारी कार्यों की चर्चा करेगी। वहीं बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के चौथे चरण का आज आखिरी दिन है और बसपा ने कानपुर में सम्मेलन किया। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार बसपा की सोशल इंजीनियरिंग काम करेगी और 2022 में बसपा की सरकार बनेगी। आचार्य रमाशंकर मिश्रा जी जो कि पिथौर के प्रधान श्री राहुल जी आमंत्रित कर रहा हूं। श्री रमाशंकर कला भेंट कर रहे हैं हमारे राहुल जी। तो 2007 में जिस तरह से ब्राह्मण समाज हमारे साथ में निकल के आया था, आप लोग भी उस समय भी थे, आज भी हैं,
उस समय जो ब्राह्मण समाज जितना निकल के आया था, आज इतना आहत है, इतना दुखी है, उस समय भी दुखी था समाजवादी पार्टी, लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित और प्रताड़ित है कि वो इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ में निकल के आ रहा है, जुड़ के आ रहा है कि 2007 का रिकॉर्ड बहुत पहले टूट जाएगा। बहुत हमें पूर्ण बहुमत की सरकार तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में पूर्ण बहुमत के आगे जा करके और बनने का काम करें। वहीं जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश की सियासत और गर्माती जा रही है। हर राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी की जनादेश यात्रा पहुंची, जहां पर समाजवादी पार्टी के युवजन सभा राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रसेन सरोज और महासचिव रमाशंकर राजभर का जमकर स्वागत किया गया। जनादेश यात्रा जिले के कई क्षेत्रों से होती हुई भिनगा मुख्यालय के अमन अपार्टमेंट में पहुंची, जहां पर पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रमजान और पूर्व विधायक इंद्राणी वर्मा ने रमाशंकर राजभर का गर्मजोशी से स्वागत किया। रमाशंकर राजभर ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा से चाहे युवा वर्ग और या फिर महिला वर्ग, सभी लोग परेशान हैं और इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी गौरीगंज के सुजानपुर गांव पहुंची। स्मृति ने ग्रामीणों के बीच बैठकर सभी ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि स्मृति ने सुजानपुर गांव को गोद भी लिया है, तो गांव के लोगों को विकास की उम्मीद है। ग्रामीणों की समस्याएं सुनती नजर आ रही हैं स्मृति ईरानी। वहीं गोंडा में जिला विकास समन्वयक एवं निगरानी समिति के बैठक भाजपा सांसद और दिशा निगरानी समिति के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचे और विभागवार योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि तालिबान भारत के बारे में कुछ सोच रहा है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के बारे में कुछ सोच रहा है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और तालिबान का नामो निशान मिट जाएगा अगर उन्होंने इधर देखने की कोशिश की। ऐसे में तालिबानी लोग इस तरीके। वहीं किसान आंदोलन के बीच पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 5 सितंबर यानी कल से किसान महापंचायत होने जा रही है। महापंचायत में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसानों का यूपी हरियाणा बॉर्डर से आना शुरू हो गया है। वहीं यूपी हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में किसान महापंचायत होने जा रही है। किसान अपने निजी वाहनों या किराए के वाहनों से मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। किसानों के भारी संख्या में आने को लेकर यूपी हरियाणा बॉर्डर पर भारी भीड़ है। वहीं मुजफ्फरनगर में कल संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत है, जिसके लिए देश भर से किसान मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं। किसानों के ठहरने से लेकर खाने पीने तक की बड़ी व्यवस्था की गई है। भारतीय किसान यूनियन ने इस महापंचायत को कामयाब बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि यह महापंचायत ऐतिहासिक होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा, चाहे वो कितने ही सालों तक चले। वहीं 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाले किसानों की महापंचायत पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि कोई भी महापंचायत भाजपा को 2022 में नहीं हरा सकती। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार और किसानों के बीच वो मध्यस्थता को भी तैयार है। साथ ही बालियान ने कहा कि कई राजनीतिक दल किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी किसानों से खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है। देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो सरकार ने तो बार बार कहा है कि इन बिलों में, इन कानूनों में अगर किसी भी किसान को लगता है देश में कि कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए तो सरकार संशोधन के लिए तैयार है। सरकार ने जो भी बातें किसानों ने की, मानने का काम उस समय किया, संशोधन के प्रस्ताव दिए। अब वो तो संयुक्त किसान मोर्चा बता पाएगा कि उन्हें किस प्रावधान से दिक्कत है। अगर उस किसी प्रावधान की दिक्कत बताएंगे, सरकार हमेशा से दूर करने के लिए तैयार बैठी है। जहाँ तक बात है राजनीति के, हमारा आप 2022 में यहीं मिलेंगे। मार्च फरवरी में चुनाव होगा, आप आना। मार्च में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर सरकार बनेगी। हमारा आप लखनऊ साथ चलेंगे शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी की। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर कहा कि बातचीत से ही किसी मसले का हल निकल सकता है। विनम्रता पूर्वक मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि एक बार किसान बिल को अक्षरता पढ़ लें
कोई भी विधेयक किसी भी सरकार द्वारा आज तक जो पारित हुआ है बहुमत के साथ, वो पूरी तरह गलत नहीं होता है। पूरा अच्छा तो हो सकता है लेकिन पूरी तरह गलत नहीं होता है। जिन बिंदु पर उनका मतभेद है बिल से, उन बिंदुओं पर माननीय कृषि मंत्री जी से वो चर्चा कर सकते हैं और चर्चाएं हुई भी हैं। तो यूपी चुनाव को लेकर एबीपी सी वोटर के सर्वे से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। सियासतदानों के बीच सर्वे के बाद बेचैनी बढ़ गई है। मायावती सर्वे को खारिज कर बसपा की सरकार बनने का दावा कर रही हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो सर्वे बसपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के मनोबल को गिराने की कोशिश है। तो ऐसे समय में कल मीडिया के एक हिंदी न्यूज़ चैनल द्वारा यूपी में इस बार विधानसभा का आम चुनाव होने पर भाजपा का वोट प्रतिशत पिछले बार के 40 से भी अधिक दिखाने का इनका प्री पोल सर्वे। वहीं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को प्रशासन से झटका लगा है। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जयंत चौधरी को दिया झटका। किसानों पर पुष्प वर्षा करने की इजाजत नहीं दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को प्रशासन से झटका। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जयंत चौधरी को नहीं दी इजाजत। इस वक्त की बड़ी खबर, तो किसानों पर पुष्प वर्षा करने की इजाजत नहीं मिली है जयंत चौधरी को। बड़ी खबर, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को प्रशासन से झटका। उन्होंने किसानों पर पुष्प वर्षा की मांगी थी इजाजत, लेकिन इजाजत नहीं मिली। और इसी से जुड़ा एक ट्वीट आपको दिखाते हैं। बहुत माला पहनी है, मुझे जनता ने बहुत प्यार सम्मान दिया है। अन्नदाताओं पर पुष्प बरसाकर उनका नमन और स्वागत करना चाहता था। हैशटैग मुजफ्फरनगर पंचायत। तो डीएम, एडीजी, सिटी मजिस्ट्रेट सबको लिखा है। और ज्यादा जानकारी के लिए मुजफ्फरनगर से अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को प्रशासन से झटका लगा है। उन्हें किसानों पर पुष्प वर्षा की इजाजत नहीं मिली है और इसका खेद उन्होंने ट्वीट करके भी जताया। लवी, देखिए, जैसा भी आपने अभी गंगा के दर्शकों को बताया कि चूंकि इस किसान महापंचायत को, जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो यहाँ पर महापंचायत हो रही है, इसमें लाखों किसानों के जुटने का यहाँ पर अंदेशा लगाया जा रहा है, तो उसको राष्ट्रीय लोकदल का भी पूरा समर्थन है। तो राष्ट्रीय लोकदल इसमें परोक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह से इस महापंचायत के साथ है और वो अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करके पिछले काफी दिनों से भीड़ जुटाने का प्रयास भी कर रहा है। भीड़ जुटाने में लगभग वो सफल भी हो रहे हैं। इस तरह से शहर में हजारों किसान देखे जा रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने, चूंकि उनको मंच साझा नहीं करना था, वो पहले भी कह चुके थे कि किसानों का मंच साझा राजनेता नहीं करना चाहिए, राजनेता को नहीं करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की एक मांग की थी, एक अनुमति मांगी थी जिला प्रशासन से, लेकिन जिला प्रशासन ने उसको खारिज कर दिया और उनको वो अनुमति नहीं दी। वो हेलीकॉप्टर से किसानों के ऊपर पुष्प वर्षा करना चाहते थे मुजफ्फरनगर में, तो उनकी एक ख्वाहिश जिला प्रशासन ने पूरी नहीं होने दी। जी लवी। जी अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी अजीत सिंह राठी जो अपडेट दे रहे थे कि किसानों पर पुष्प वर्षा की इजाजत नहीं मिली। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को, वो किसानों पर पुष्प वर्षा करना चाहते थे लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी और इसका खेद उन्होंने ट्वीट कर भी जताया। नोएडा के डीएम और पैरालंपिक बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एलवाई ने टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। सुहास एलवाई की इस कामयाबी पर देश में जश्न का माहौल है, तो वहीं सुहास एलवाई की नजर सोने पर है, जहां फ्रांस के खिलाड़ी से उनका मुकाबला होगा। सुहास आएंगे, सोना लाएंगे। पेश एक रिपोर्ट। विदेशी धरती पर देसी कमाल, पैरालंपिक में खेला बेमिसाल, बैडमिंटन में भारत की चांदी, सुहास की सोने पर नजर। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे लगातार पदक देश के नाम हो रहे हैं। ऐसे में सबकी नजर बैडमिंटन खिलाड़ी और नोएडा के डीएम सुहास एलवाई पर टिकी हुई थी और देश को उनसे बहुत उम्मीद थी और उस उम्मीद पर सुहास एलवाई खरे उतरे हैं। सुहास एलवाई की टोक्यो पैरालंपिक में चांदी, बैडमिंटन में सुहास एलवाई का शानदार प्रदर्शन। सुहास एलवाई ने इंडोनेशिया के खिलाड़ी को हराया।
बैडमिंटन में सुहास एलवाई का सिल्वर मेडल पक्का। गोल्ड के लिए फ्रांस के खिलाड़ी से होगा सुहास का मुकाबला। जैसे ही टोक्यो पैरालंपिक में सुहास एलवाई ने देश के नाम पर सिल्वर मेडल पक्का किया, बधाई देने वालों का तांता लग गया। ऐसे में नोएडा की टीएम सुहास एलवाई की पत्नी ऋतु सुहास को गोल्ड मेडल आने का पूरा भरोसा है। मैं कहना चाहूँगी कि समस्त देशवासियों को आज इस अवसर की बधाई और उन सब की दुआएं हैं जो आज यहाँ तक डीएम साहब पहुँचे हैं। और इसके साथ ही मैं ईश्वर को भी धन्यवाद दूंगी, क्योंकि ये मेहनत सब करते हैं लेकिन उस पे मोहर सिर्फ भगवान के हाथ में होती है। भगवान ही सब कुछ देता है। गॉड इज़ रियली काइंड। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतु सुहास खुद गाजियाबाद में एटीएम प्रशासन के पद पर तैनात हैं। ऋतु सुहास ने बताया कि वो सुहास एलवाई का कोई भी मैच नहीं देखती क्योंकि उनको बड़ी घबराहट होती है, लेकिन सुहास के प्रदर्शन पर उनको पूरा भरोसा है। कल का मैच वास्तव में बहुत ही इसमें एंग्जाइटी है, एंशियसनेस भी है, बट मैंने ये सोचती हूँ, मैंने उनसे कहा भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अब लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीत तो निश्चित हो ही गई है और आप इसको ज़रूर करेंगे और अच्छा करेंगे, क्योंकि आपके साथ में पूरा मतलब फैमिली नहीं, पूरा देश आपके साथ में। सुहास एलवाई देश के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक पक्के हुए हैं। युगांडा पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता, तुर्की इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। सुहास एलवाई वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे नंबर के शटलर हैं। जकार्ता में पैरा एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता। अपनी शानदार प्रदर्शन के जरिए सुहास एलवाई देश का मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाते रहे हैं और अब सबको उम्मीद है कि फ्रांस के खिलाड़ी से होने जा रहे बैडमिंटन के मैच में भी सुहास एलवाई का शानदार प्रदर्शन रहेगा और देश को गोल्ड मिलेगा। लगातार इनकी बात हो रही है सुहास एलवाई जी से और इन्होंने ये भी कहा कि ये भी कहा गया है कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, क्योंकि जो गोल्ड है, गोल्ड तो देश के जो लोग हैं उस गोल्ड के लिए इतनी दुआएं मांग रहे हैं कि वो जो गोल्ड है हमारे देश में जरूर आकर रहेगा। गाजियाबाद से वीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह।